नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चीन से लौटा आगरा का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव, 37 लोग संपर्क में आए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ चर्चा। 4 दिन की गिरावट के बाद बाजार में शानदार बाउंस बैक। निफ्टी सेंसेक्स करीब 1.5% की बढ़त के साथ बंद। फार्मा छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स चढ़े। सेंसेक्स 721 और निफ्टी 208 अंक चढ़ा। बजट में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान कर सकती है सरकार। पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्री लगाने पर इंसेंटिव देने और रोजगार बढ़ाने पर फोकस संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और महंगा हुआ दूध, मदर डेयरी ने प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाए दाम। कल से लागू होंगी नई कीमतें। लोन फ्रॉड केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। चंद्रा कोचर के बाद अब वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत को भी किया गिरफ्तार। और दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, पारा 4 डिग्री तक लुढ़का। इधर अमेरिका में अटलांटिक तूफान से 32 लोगों की मौत। कई जगहों पर पारा -45 डिग्री तक पहुंचा। खबरों की शुरुआत कोरोना से। कोरोना ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत में भी कोरोना के एक केस की पुष्टि हुई है। आगरा में एक युवक से संक्रमित पाया गया है वो कोरोना से। युवक 3 दिन पहले ही चीन से लौटा था। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही स्वास्थ्य विभाग, पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग के फिलहाल एक्टिव हो गई है। उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है ताकि ये पता चल सके कि युवक कोरोना के कौन से वेरिएंट से पीड़ित है। युवक के संपर्क में आए 37 लोगों का भी कोरोना टेस्ट अब कराया गया है। कोरोना के मद्देनजर मनसुख मांडविया एमआईए के साथ वर्चुअल बैठक वो करने वाले हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा होगी। इस पर डिटेल लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपाली इस वक्त मौजूद हैं। उनसे दीपाली, क्या कुछ डिटेल है आपके पास इस पर? देखिए, जिस तरह से चीन में लगातार कोरोना कहर बरपा रहा है, उसी के मद्देनजर अब देश में चौतरफा सतर्कता बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें और जो अलग अलग अथॉरिटीज है वो भी अब एकदम चौकन्नी होती हुई नजर आ रही है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि मनसुख मंडाविया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुख्य तौर पर देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खास तौर पर किस तरह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पेसअप करने की जरूरत है। अगर देश में किसी भी तरीके से स्थिति चिंताजनक बनती है तो कितनी संख्या में, चाहे वो आईसीयू बेड्स हो, कोविड वार्ड्स हो, एम्बुलेंस हो या फिर ऑक्सीजन हो, उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इस पूरी स्थिति को भांपने के लिए ये बैठक की जा रही है। वहीं अगर हम चीनी वेरिएंट की बात करें तो इस तरह की खबर सामने आ रही है कि देश में एक युवक जो आगरा पहुंचे 3 दिन पहले ही वो चीन से वापस लौटे हैं और वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग उनके सैंपल की जा रही है और साथ ही साथ उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनके सैंपल्स को भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। वहीं अगर राज्यों के स्तर पर बात की जाए तो हम देख रहे हैं अब अलग अलग राज्यों की तरफ से सख्ती बरतना शुरू किया जा चुका है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी आज एक हाई लेवल मीटिंग करी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खासतौर पर जरूरी दवाइयों के लिए उन्होंने अतिरिक्त फंड को भी रिलीज किया है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें, कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो अब सभी सरकारें अपने स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए इसको इंश्योर कर रही है और साथ ही साथ जितनी भी जरूरत रिस्ट्रिक्शन आने वाले वक्त में लगाने की जरूरत पड़ेगी उस पर भी ध्यान देती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। तो कुल मिलाकर अलर्ट मोड पर सरकार तो है ही, और इसके साथ ही गुजरात में सरकार पूरा अलर्ट मोड में दिख रही है। सरकार ने हिदायत यहां पर दे रखी है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। इस वक्त अहमदाबाद में एक धार्मिक आयोजन चल रहा है जो बहुत ही बड़े पैमाने पर है। वहां पर एसओपी का पालन किस तरीके से किया जा रहा है या नहीं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला चल रहा है जिसमें हर रोज 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कई सारे लोग यहाँ आज भी विजिट कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि आज से यहाँ एसओपी का पालन शुरू हो गया है और यहाँ सबको अपील की जा रही है कि वो मास्क पहने। ज़्यादातर जो ग्रुप है आप देख सकते हैं कि मास्क पहन कर आए हैं।
ताकि संभवित कोरोना का जो डर है उनसे निपटा जाए और कोरोना अगर फैलता है तो इस मास्क के जरिए उसको रोका भी जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के वॉलंटियर है, आइए हमें बताइए कि खासकर यहाँ पर जो मास्क को लेकर आप किस तरह से लोगों को सचेत कर रहे हैं। जय स्वामीनारायण। BAPS स्वामीनारायण संस्था ने गवर्नमेंट के मार्गदर्शन के अनुसार SOP के अनुसार गाइडलाइंस जाहिर की है। उसमें तमाम वॉलंटियर्स सभी प्रकार की सुरक्षा को लेके बराबर खबर रख रहे हैं। सब वॉलंटियर्स मास्क पहन के आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग मास्क पहन के ही ये महोत्सव का लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये महोत्सव है वो 15 जनवरी तक चलेगा और हर रोज़ यहाँ आने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो अच्छा है कि लोग अपने आप एक डिसिप्लिन क्रिएट करके मास्क पहन कर आते हैं, तो हम कोरोना को निश्चित रूप से रोक भी पाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। और एक तरफ नए साल का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में हमारी दोगुनी जिम्मेदारी है कि हम सावधानी बरतें, क्योंकि जरा सी चूक हमें भारी पड़ सकती है। इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और नए साल से पहले आम आदमी को एक बड़ा झटका लगा है। मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में दूध के दाम अब 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। पिछले 1 साल में मदर डेयरी ने ये 5वीं बार दाम बढ़ाए हैं। असीम हमारे साथ बने हुए इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए। असीम, दूध के दाम तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किचन का जो बजट है वो अगर देखिए आप तो 1 साल से लगातार बिगड़ता जा रहा है दूध की वजह से। जी सही कहा आपने, आम आदमी के ऊपर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में दूध के दाम जो है 2 रुपए प्रति लीटर जो है बढ़ा दिए। इस साल में 5वां मौका है जबकि कंपनी ने दाम जो है बढ़ाए हैं। 1 साल पहले दूध जो है करीबन 56 रुपए के आसपास था, लेकिन अब ये 66 रुपए जो है हो गया। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसकी परेशानी बढ़ी है। जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है अमूल, वो भी आने वाले दिनों में अपने दरों में बढ़ोतरी जो है वो कर सकती है। खासतौर पर की जो कंपनी है उसका ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों में जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमतों में काफी भारी बढ़ोतरी जो देखने को मिली है, जिसके चलते किसानों को उसकी लागत दे पाना जो है मुश्किल हो गया। इसीलिए कंपनी को दाम बढ़ाने पड़े। तो अब दिल्ली में आपको 66 रुपए प्रति लीटर फुल क्रीम दूध मिलेगा। तो हालांकि कंपनी ने जो काउ मिल्क है या फिर टोकन मिल्क है उसके दाम अभी नहीं बढ़ाए, लेकिन बाकी सभी टोन मिल्क और फुल क्रीम मिल्क के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए और ये बढ़ोतरी कल से लागू हो गया। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात मार्केट की करेंगे। आज हफ्ते की शानदार शुरुआत हुई। 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार ने शानदार बाउंस बैक किया। निफ्टी सेंसेक्स करीब 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक भी करीब 2.5% की तेजी यहां भी रही। आज सबसे ज्यादा रियलिटी एनर्जी मेटल इंडेक्स चढ़े। आइए मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सेक्टर्स का क्या कुछ हाल रहा, किस तरीके का एक्शन दिखा सेक्टर में, कहां सुस्ती कहां मंदी? देखिए आज कुछ तेजी और मंदी वाले शेयरों की अगर बात किया तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है SBI, एक अच्छी तेजी वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को और कोल इंडिया, कुछ ऐसे नाम जहां पे 2.5 से लेकर 4% तक का मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली वाले शेयरों में डीवी स्लैब 2% नीचे, सिप्ला 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे और नेस्ले करीब 1% बिकवाली यहां रही, यानी कि FMCG और फार्मा में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग। मिड कैप में यूनियन बैंक 19% का उछाल, पूना वाला करीब 14.5% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 13% ऊपर और यस बैंक करीब 12.5% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में डॉक्टर लाल पैथ लैब, लुपिन, इप्का, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यानी 3 फार्मा नाम यहां पर भी जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। रियल एस्टेट में जोरदार तेजी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 5% ऊपर, शोभा 4% ऊपर, DLF 4% ऊपर और प्रेस्टीज एस्टेट करीब 3.5% का मूव यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयर, इनफैक्ट एनर्जी में बढ़ने वाले शेयरों में अदानी ट्रांसमिशन 9% ऊपर, अदानी ग्रीन पुणे 4% ऊपर, अदानी टाटा पावर और साथ साथ गेल करीब 3 से लेकर 3.5% तक का मूव यहां पर भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक बेहतरीन सत्र जिसमें सीमेंट, पावर, अदानी ग्रुप, इन सब में एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और ग्लोबल मंदी की आशंकाओं के बीच अगले साल बाजार की दशा और दिशा क्या रह सकती है, इस पर हमने चर्चा की क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और CIO संदीप टंडन से। उनके अनुसार 2023 में स्मॉल कैप शेयरों में तेजी दिख सकती है। रिस्क फैक्टर क्या होगा 2023 में सबसे बड़ा? हमको ऐसा लगता है कि अगर प्योर डेटा एनालिटिक्स पे हम बात करें, अगर हम अपना नैरेटिव हटा दें
तो अगले कुछ महीनों में स्मॉल कैप शायद ज्यादा बड़ा आउट परफॉर्मेंस देगा आपके लार्ज कैप से। ये पूरा कंसेंसस कॉल के अगेंस्ट में है, लेकिन हम तो पूरा डेटा पे बात करते हैं। तो डेटा आज ये सपोर्ट करता है कि अगर हमको करंट लेवल से स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। तो अभी टू अर्ली होगा कि ये बहुत डिकेड के लिए कॉल हम बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से स्मॉल कैप स्टॉक्स में यूफोरिया बिल्ड हुआ था लास्ट ईयर सितंबर 21 के अंदर में, वो साइकिल खत्म हो गई है। तो यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए 2022 में। तो अगर आप रिलेटिवली बात करें कि अगर हम, जैसे मैं आपको बोला रिस्क के एंगल से आपने जो क्वेश्चन पूछा, तो अगर दिसंबर 21 में रिस्क मुझे 22 के लिए ज्यादा लगता था, तो 23 में रिस्क 21 के कंपैरेटिव कम लगता है। तो ओवरऑल रिस्क कम लगता है, लेकिन एक चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि 2023 भी उतना ही वॉलेटाइल रहने वाला है। तो वॉलेटिल को बैकग्राउंड में हमको रखना है, और जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वॉलेटिल जो इनविजिबल एनिमल है, अगर आप इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे तो आप ज्यादा अच्छा साइकोलॉजिकली ये बैटल को जीत पाएंगे। और 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इस पॉलिसी में पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्री लगाने पर इंसेंटिव देने और रोजगार बढ़ाने पर फोकस हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किन किन बातों पर सरकार का फोकस रह सकता है? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो। और इसमें खास जोर दिया जाएगा वो इलाके जहाँ पे अब तक इंडस्ट्री नहीं पहुँची है, या फिर इंडस्ट्री के लिहाज से वो इलाके जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे इंडस्ट्री को नए प्लांट लगाने पर खास इंसेंटिव दिया जाए। ये इंसेंटिव इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पर हो सकता है, यानी सस्ती ब्याज दर पर उनको कर्ज मुहैया कराया जाए, आसान शर्तों पर उनको जमीन मुहैया कराया जाए। इसके लिए यहाँ पे प्लग एंड प्ले मॉडल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर जोर दिया जाएगा। अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन मालिक अपना जमीन दे सकते हैं इंडस्ट्री को, और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा, यानी जो मुनाफा होगा उसका हिस्सा जमीन मालिक को मिलेगा। इस तरीके से आसानी से जमीन मुहैया कराया जाए, इस पर फोकस होगा। आसान शर्तों से पैसा मिल सके, इसके लिए खासतौर से पेंशन फंड, पीएफ फंड जैसे स्रोत को भी एक्सप्लोर किया जाएगा जहां से पैसा यहां पे आ सके। राज्यों की तरफ से स्टैंप ड्यूटी घटाया जाए, बिजली बिल में कुछ छूट दी जाए, लैंड कन्वर्जन चार्ज में छूट दी जाए। इस बात की भी वकालत इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की जा सकती है। और कुछ खास सेक्टर हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर होगा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर होगा, मेडिकल डिवाइस के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर जोर होगा, और उनको अलग अलग तरीके से मदद दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। और ये उद्योग मंत्रालय ने इस पॉलिसी का मसौदा तैयार कर लिया है, संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशवरा के लिए भेजा है। अगर सहमति बन जाती है तो हो सकता है कि बजट जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है, बजट स्पीच में आप नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और जल्द ही आपको कॉल ड्रॉप और स्लो डाटा स्पीड से छुटकारा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक व्यवस्था सुधारने के लिए दूरसंचार सचिव ने टेलीकॉम नियमों कंपनियों के साथ 28 दिसंबर को बैठक बुलाई है। इस पर डिटेल लेते हैं। असीम इस वक्त हमारे साथ इस पर बने हुए हैं। असीम, सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है इस मामले पर? देखिए, जब से टेलीकॉम कंपनी ने 5G सेवाओं के रोल आउट करने की शुरुआत की है, तब से सर्विस में इंटरफेरेंस आ रहे हैं और कॉल ड्रॉप की समस्या जो है बढ़ गई है। सरकार ये चाहती है कि जो टेलीकॉम कंपनी है अपने नेटवर्क की क्वालिटी जो है उसको सुधारे। खासतौर पर कि सरकार ने पिछले कुछ दिनों में टेलीकॉम सेक्टर में काफी सारे कदम उठाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट को लेकर के कई कदम लिए हैं, जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना जो है काफी आसान हो गया। तो सरकार ये चाहती है कि कंपनी इसके अंदर निवेश जो है बढ़ाए। तो वह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, दूरसंचार सचिव जो है 28 तारीख को टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों को कहेगी कि आप नेटवर्क को लेकर के अपना निवेश जो है बढ़ाए और जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो सुधारे। खासतौर पर कि दूरसंचार विभाग पहले ही टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई को लिख चुका है कि आप जो है कॉल ड्रॉप्स की जो नियम है उसको 3 गुना ज्यादा स्ट्रेंथन जो है वो कीजिए, यानी कि टेलीकॉम कंपनियों को अपना नेटवर्क जो आने वाले दिनों में सुधारना पड़ेगा। और सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 28 तारीख को बैठक होगी जिसमें कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश देगी कि आप अपने नेटवर्क को सुधारें। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और नेपाल की सत्ता में हो गई है एक बार फिर प्रचंड की वापसी। क्या है भारत के लिए इसके मायने, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो वीर बाल दिवस के मौके पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों की शहादत पर उन्हें नमन उन्होंने किया। उनके बलिदान को याद करते हुए पीएम ने कहा कि वीर साहिबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं, इसलिए इस मौके पर भारत आज अपना पहला वीर बाल दिवस मना रहा है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है। श्री नरेंद्र मोदी जी, एक और आतंक की पराकाष्ठा तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता, और इस सब के बीच एक और लाखों की फौज, और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। जोरावर सिंह साहब। और नेपाल की सत्ता में एक बार फिर से पुष्प कमल दहल प्रचंड की वापसी हो गई है। प्रचंड अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री एक बार फिर बन गए हैं। अब इसी के साथ वहां चुनाव परिणाम आने के बाद 35 दिनों से जारी जो सत्ता का गतिरोध था वो खत्म हो गया। नेपाल की नई माओवाद सरकार को अब बधाइयां मिलनी भी शुरू हो गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी, तो वहीं प्रचंड को बधाई संदेश चीन और अमेरिका ने भी दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक चरण पूरा हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस पर पलटवार जारी है। देश की राजनीति पर इस यात्रा का क्या होगा असर, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे ने मुसीबत फिलहाल बढ़ा दी है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर पिछले 2 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में कल ही तापमान 5.3 डिग्री तापमान यहां रिकॉर्ड किया गया था, जो इस साल का सबसे ठंडा दिन वहां पर रहा। तो वहीं उसके अलावा अगले 2 दिन भी ये कहा जा रहा है कि कुछ इसी तरीके की स्थिति वहां रहने वाली है। दिल्ली के अलावा श्रीनगर और जम्मू में पिछले 2 सीजन की सबसे सर्द दिन रहे। यहां पर न्यूनतम तापमान -5.8 डिग्री तक चला गया था। तो वहीं अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के केलांग का पारा 0 से 10.8 डिग्री के नीचे पहुंच गया था। इसके अलावा राजस्थान के चूरू में तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग के अगर माने तो अभी भी इन सभी जगहों पर सर्दी का जो सितम है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। अमेरिका में भी आर्कटिक बॉम्ब तूफान ने तबाही मचा रखी है। यहां पर अब तक इस तूफान से करीब 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर मौतें बफेलो और न्यूयॉर्क में हुई है। वहीं तूफान की वजह से अमेरिका में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। यहां के मोंटाना राज्य में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। भीषण सर्दी की वजह से यहां पर हवाई यात्राएं ठप हैं, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम विभाग ने कहा है कि देश की लगभग 60% आबादी को भीषण सर्दी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा कनाडा में भी 4 लोगों की मौत ठंड की वजह से अब तक हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।